गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टारगेट टेस्टिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं रजनीश सर जीएस पढ़ाने के लिए अगली क्लास लेके आया हूँ। पिछली क्लास उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर कीजिए। हम बार बार आपसे ये बातें कहते रहेंगे, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन आपका सपोर्ट हमें मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं। रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट है और ज़्यादा अच्छे से करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास लेके में साइंस स्पेशली है। कल पिछली क्लास में मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था। आज मैं एक साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। देखिए जी, ब्लड ग्रुप यानी आपका रक्त समूह। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज मैं आपको इसमें क्लियर कराऊंगा। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज आप जानते हो किस बायोलॉजिस्ट ने की थी? नाम कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, जो 4 प्रकार के होते हैं, 4 वर्ग होते हैं, जिसमें 4 क्लास होती है। किस सन में? ईयर याद रखिएगा, 1900 में की थी। 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब 2-3 क्वेश्चन में आपको यहाँ, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, अब पसंद ना पसंद आने की तो बात अलग बात है, लेकिन फिर भी 1900 के कुछ क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर इसे ने खोज की 1900 में सेकंड ओलंपिक खेल, सेकंड आधुनिक ओलंपिक खेल, सेकंड आधुनिक ओलंपिक खेल आप जानते हो कहां पर हुए? 1900 में पेरिस में। पेरिस यानी फ्रांस। अब 2-3 क्वेश्चन इस पे और बनेंगे। इस ओलंपिक खेल में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया, पहली बार और आखिरी बार। ओलंपिक में अगर सवाल आ जाए क्या क्रिकेट को शामिल किया गया? एक बार किया गया, पहली बार क्रिकेट को शामिल। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन इसी रिलेटेड, भारत ने पहली बार भाग लिया। नॉर्मन पिचार्ड का नाम आप जानते हो। भारत ने पहली बार भाग लिया इस ओलंपिक खेल में, भाग लिया। और तीसरा ही क्वेश्चन इस पे, महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन, क्या 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहां बता दिया, पहली बार भाग लिया। अब पेरिस में ये सेकंड ओलंपिक खेल हुए थे, ग्रीष्मकालीन, पहली बार भाग लिया। अब इससे आगे, अब आपको ये पता है इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की। लैंडस्टीनर का जन्म 14 जून 1868 को, कहां? वियना। और किसमें? ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बाद में ये इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली बाद में, लेकिन इनका जन्म हुआ था वियना में। अब 14 जून को आप जानते हो एक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे, विश्व रक्तदान दिवस। इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। क्लियर? अब ये मैंने 14 जून इसलिए लिखा है कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म वियना में, वियना में हेडक्वार्टर
किस किस के हेडक्वार्टर है आप वियना में देख लीजिएगा। यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वियना में ही ओपेक का हेडक्वार्टर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, जिसके 13 देश, इसका हेडक्वार्टर भी वियना में है। तेल निर्यातक देशों का संगठन है। और एक संगठन है यहां पर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर भी वियना में। पूछ लेगा वियना में किसका हेडक्वार्टर नहीं है, जिसकी स्थापना 1900 किसमें हुई थी, 1957 में इसकी स्थापना हुई IAEO की। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। तो ये 1957 में स्थापना होने के अलावा इसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला, को शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल मिला। किस सन में, 2005 में। अब इससे आगे अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन यहां पर देखिए, पूरा टॉपिक ब्लड ग्रुप क्लियर होगा, एक एक बातें, लेकिन चीजें रिलेटेड करके मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये चीजें अलग से आप तैयार करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन यहां पर आप इसे भूल नहीं पाओगे, ये मेरा आपसे दावा है। बार बार कह रहा हूं, लाइक एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब। अगर पसंद आ रहा है तरीका तो दबा के लाइक और शेयर कीजिए। बस एक रिक्वेस्ट आपसे यही कर रहे हैं। वियना, आप जानते हो वियना कौन सी नदी पर है? वियना डैन्यूब नदी पर। किस नदी पर है? डैन्यूब नदी पर। और यह डैन्यूब नदी एक यूरोप की एक प्रमुख नदी है, जिसकी लंबाई सिंधु से भी कम है। 2842 किलोमीटर लंबी है आपकी डैन्यूब। अगर यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो लगा याद रखिएगा, यह यूरोप महाद्वीप की एक ऐसी नदी है जो सबसे अधिक देशों से होकर बहती है। अब डैन्यूब नदी निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से। कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट, यानी ये इन्हें कहेंगे आप हिंदी में काले वन। और ये काले वन क्या है, किस देश में है? याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन पर्वत जो 4 प्रकार के होते हैं, ब्लॉक माउंटेन। और याद रखिएगा ये किस देश में है? ये जर्मनी में है। और डैन्यूब नदी गिरती कहां है? गिरती है इस डैन्यूब नदी पर 4 देशों की राजधानियां हैं। गिरती है ब्लैक सी में। ठीक है भाई, तो आप रोमानिया की राजधानी, हंगरी की राजधानी और सर्बिया की राजधानी इसी डैन्यूब नदी पर है। ठीक है भाई, अब इससे आगे चलते हैं। एक बार फिर देखिए, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के जो होते हैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। लैंडस्टीनर, अब इसके बाद इन्होंने 1900 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, इस लैंडस्टीनर को कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल मिला। किस फील्ड में? नोबेल मिला। चीजें घूम फिर के वहीं उसी जगह आएगी। इस बात से अब बेफिक्र रहिए कि पढ़ा साइंस रहा उसमें ज्योग्राफी क्यों डाल दी, हिस्ट्री क्यों डाल दी। ये मेरा तरीका है। और मैं हमेशा एक बात जानता हूं, रास्ता वो अपनाओ, भीड़ मत बनो, अपना एक अलग रास्ता बनाओ, लोग उसके पीछे आए।
ना कि आप लोगों के पीछे जाओ। मेरा एक सिद्धांत है, और सिद्धांत ये ऐसे नहीं बनाया, इस तरीके को लेके आया हूं। गॉड गिफ्ट, मैं अपने आप पे विश्वास रखता हूं। जिस तरह मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप भी अपने आप पर बिलीव रखिए, अपने माइंड पर, इस माइंड की कैपेसिटी पे। हर चीज इस दिमाग के अंदर फीड हो सकती, हर चीज, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। अब देखो आगे, देखो भाई, मैंने कहा नोबेल मिला किस फील्ड में? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लैंडस्टीनर को नोबेल मिला चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में किस सन में? 1930 में। 1930 में इनको नोबेल मिला ब्लड ग्रुप की खोज करने के बाद, क्योंकि आप जानते हो 1901 में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर को चिकित्सा में, अब चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल। अब आपको यह याद रखना, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल, आप जानते हो मैंने अभी बोला है किस सन में स्टार्ट हुआ? 1901 में। नाम क्या था उसका? वॉन वेहरिंग। पहला कई बार पूछ लेता है। इसने क्या किया था? वॉन वेहरिंग ने, जो इसको 1901 में चिकित्सा का पहला नोबेल मिला, ने डिप्थीरिया का टीका खोजा। डिप्थीरिया का क्या खोजा? टीका। अब सवाल, आप जानते हो एक टीका होता है डीपीटी का, तो ये वो डिप्थीरिया का टीका जो वॉन वेहरिंग ने खोजा 1901 में, इनको नोबेल मिला। ये डिप्थीरिया में प्रभावित अंग श्वास नली। सारे नंबर 1 क्वेश्चन साइंस स्पेशल के, और बाकी चीजें ऐड आपके हैं। श्वास नली। इसके बाद डिप्थीरिया किससे होने वाला रोग? जीवाणु से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। बैक्टीरिया से होने वाला रोग। किससे होने वाला रोग? बैक्टीरिया से होने वाला रोग। बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया का नाम कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरोनो बैक्टीरियम डिप्थीरी। इसको ऐसे कर लीजिएगा, डिप्थीरी, कोरोनोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है भाई। अब इसके बाद ये मैंने आपको पहला बता दिया। अब चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में किसे नोबेल मिला? नोबेल मिला। अब हरगोविंद खुराना को। किसको मिला? जेनेटिक कोड के लिए हरगोविंद खुराना को। अब ये 2 क्वेश्चन आपके, रोनाल्ड रोस भी भारतीय मूल का था 1902 में, जिसने मलेरिया का जो वाहक होता है आपका मादा नीलफे मच्छर कारण बताया था। ठीक है, लेकिन हरगोविंद खुराना याद रखिएगा 1968 में नोबेल मिला। अब मैंने कहा लैंडस्टीनर को नोबेल मिला चिकित्सा के क्षेत्र में 1930 में। अब आ जाइए 1930 में किस भारतीय को नोबेल मिला? ये तो इसको मिला। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं 1930 में किस इंडियन को
नोबेल मिला? भारतीय को नोबेल मिला। फील्ड वो बाद की बात है, पहले बताइए किसे मिला। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा वैज्ञानिक था जिसको नोबेल मिला, उसका नाम है सीवी रमन। और आप जानते हो इन्होंने फिजिक्स में, किसमें? फिजिक्स में नोबेल मिला था 1930 में। सीवी रमन कौन? चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम था, और इनको 1954 में भारत रत्न भी मिला था। इन्होंने, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रमन इफेक्ट की खोज। और आपको याद रखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है रमन इफेक्ट। और खोज की थी, इन्होंने की थी 28 फरवरी 1928 को। लेकिन 1930 में इनको फिजिक्स में नोबेल मिला। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और क्यों मनाया जाता है इस दिन? इस तारीख को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब 1930 का ये हो गया। 1930 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन? आप जानते हो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कौन सा गोलमेज सम्मेलन? जो कि लंदन में हुए थे। तो 3 सम्मेलन, पहला लंदन में, यहीं पर 1930 में ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू की थी। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। और दांडी यात्रा का फोटो किस नोट पर? नए या पुराने? तो याद रखिएगा 500 रुपए के पुराने नोट पर, 500 रुपए के पुराने नोट पर दांडी यात्रा का फोटो। अब इस दांडी यात्रा के पश्चात महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम क्या था? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका मीनिंग क्या होता है? विनम्रता पूर्वक आज्ञा का उल्लंघन करना। इट्स क्लियर? ठीक है भाई, ये आपके 1930 से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इससे आगे देख लीजिएगा। अभी आपके वही साइंस स्पेशल सीवी रमन याद रखिएगा। रमन प्रभाव की खोज 1930 में। ये पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है। ये फिजिक्स और वो आपकी जूलॉजी सबको जोड़ा है। इसलिए नहीं, सब्जेक्ट हर चीज आपकी हर किताब में लिखी है। उसको केवल बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए। कैसे उसे कनेक्ट करोगे, वो सारी चीज। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके बहुत सारे सवाल आपके मिल जाएंगे। अगर मैं साइंस पढ़ाने लगा तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए ला रहा हूं कि वो चीजें रिलेटेड, जैसे 1928 साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू आईएनसी के अध्यक्ष, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस तरह पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए 2 क्वेश्चन आपके 1930 में। पहले राष्ट्रमंडल खेल, पहले कॉमनवेल्थ गेम, जिनका पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स।
राष्ट्रमंडल खेल कहां पर? हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है। अब 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप, जूल्स रिमेट ट्रॉफी, पहला फीफा फुटबॉल से संबंधित जो 2022 में कतर में होगा, फीफा विश्व कप, फीफा विश्व कप। एक मिनट। फीफा विश्व कप, मार्कर ही नहीं चल रहा, एक सेकंड। आप जानते हो कहां पर हुआ? उरुग्वे में 1930 में। और जीता किसने? जीता भी उरुग्वे ने ही। जीता भी इसी ने जीता इस विश्व कप को, फुटबॉल के पहले विश्व कप को। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, और इसकी करेंसी पीसो। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश। अब यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। आप ये जो ब्लड ग्रुप मैंने बताया है, ब्लड ग्रुप 4, ब्लड ग्रुप की भिन्नता का कारण क्या है? किस वजह से ये ब्लड ग्रुप होते हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। इस ग्लाइकोप्रोटीन को एक क्या बोलते हैं? एंटीजन कहते हैं। और ये एंटीजन दो प्रकार की होती है। जैसे आपका एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब जो ब्लड ग्रुप 4 है, अब आपको पता है हमारे ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है और ए बी है। अब आपको ये चीज याद रखनी है, जैसा कहा जाता है, नॉर्मली सीधे उस पर आता हो, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता ब्लड ग्रुप बीजी किसे कहा जाता है? जो सभी को ब्लड दे सकता है। आप जानते हो ओ को। ओ को क्यों कहा जाता है? किस वजह से ये सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन ले अपने से ही सकता है, ओ वाले से ही। इसको सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है? ओ को। अब दूसरा क्वेश्चन, सर्वग्राही रिसेप्टर, ब्लड ग्रुप, तो यहां लिखोगे आप ए बी। अब फिर मैं पूछूं क्यों? तो ये दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इन्हें सर्वदाता क्यों कहा जाता है, ओ को क्यों कहा जाता है? इसमें एंटीजन नहीं होता। क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता।
अब जो सर्वग्राही ए बी है, इसे क्यों कहा जाता है? इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे मैंने बोला है एंटीजन दो प्रकार की, ए और बी, उसी प्रकार की एक होता है आपका क्या? एंटीबॉडी। ठीक है, ये एंटीबॉडी ए बी को सर्वग्राही सबसे ले सकता है, लेकिन सबको दे नहीं सकता। देगा किसको? केवल किसको देगा? ले सबसे सकता है, लेकिन देगा अपने ए बी वाले को। तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। ये भी एक प्रकार की प्रोटीन है, ये भी दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। क्लियर? अब आप मुझे ये बताइए, जो एंटीजन हुआ और एंटीबॉडी हुई वो कहां पाई जाती है? देखिए, जो एंटीजन यानी प्रतिजन, एंटीजन और एंटीबॉडी ये कहां पर पाई जाती है? ब्लड में पाई जाएगी, लेकिन कहां पर पाई जाएगी? जो एंटीजन प्रतिजन और प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी कभी नष्ट नहीं होती, ये कहते हैं। एंटीजन पाई जाती है आरबीसी में। पिछली क्लास में मैंने आपको आरबीसी बता दिया था, और एंटीबॉडी पाई जाती है प्लाज्मा में। किसमें? प्लाज्मा में। तो ये चीज याद रखी लीजिएगा। अगर पूछे कि कहां पाई जाती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो ब्लड है वो आपके दो भागों में, एक तो है आपका प्लाज्मा, कितने परसेंट बताया था? 60%। और दूसरा बोला था मैंने ब्लड कॉर्पसेल्स, और उस ब्लड कॉर्पसेल्स को तीन भागों में मैंने बोला था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। इनमें से आरबीसी जो आपका, मैंने दूसरा भाग, पहला तो आपका प्लाज्मा हो गया 60%, और दूसरा बोला था रुधिराणु, ये कितने परसेंट था? 40%। और इस 40% में आरबीसी लगभग 99%। तो ये चीज याद रख लीजिएगा, 40% का 99%। तो ये दो चीज मैंने आपको यहां बताई है। अब एंटीजन और एंटीबॉडी, अब देखिए भाई, एक होता है ब्लड को चढ़ाया जाना, रक्त आधान बोलते हैं उसको, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन, आप देखिए भाई, ये क्या होता है? ब्लड जब चढ़ाया जाएगा तो आपको ये याद रखना है, जो एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए, ये वाला नहीं, इस तरीके से नहीं, इसको चढ़ाया जाएगा इसी प्रकार से, एंटीजन और एंटीबॉडी। जो एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी, और जो अगर यहां पर एंटीजन बी है तो यहां पर ए, इस प्रकार से ब्लड चढ़ाया जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक चीज होता है रक्त अभिसंश्लेषण, 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 ब्लड एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन। अगर हम ऐसे इसको एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के साथ चढ़ा देंगे
तो उसकी जांच की जाती है, तो इसके कारण रक्त चिपचिपा हो जाएगा, रक्त चिपचिपा, जिसके कारण ब्लड नष्ट हो जाता है, आपस में चिपक जाएगा, रक्त चिपचिपा, जिसके कारण रक्त नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये काम नहीं करते। तो एंटीजन ए इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से, ठीक है भाई। अब इससे आगे, ठीक है भाई, अब एक सवाल और यहीं पर, ब्लड ग्रुप मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छे से पता है, एक टॉपिक बहुत आराम से बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसको अचानक ब्लड की आवश्यकता है, तो कौन सा ब्लड उसको चढ़ाया जाएगा? आप कहोगे जी ओ प्लस या माइनस, ओ प्लस चढ़ाया जाएगा या माइनस? कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अब एक होता है RH फैक्टर, आप जानते हो इस RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। लैंडस्टीनर व वीनर ने की थी। किस सन में? 1940 में। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था पवनार आश्रम से। RH फैक्टर ये जो खोजा था, कहां पर? रीसस बंदर में। इसलिए इसे RH फैक्टर बोलते हैं। रीसस मंकी में ये खोजा गया था RH फैक्टर 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने। RH फैक्टर दो प्रकार का होता है, ये भी एक प्रकार का एंटीजन है, RH प्लस और RH माइनस, RS पॉजिटिव और RS माइनस निगेटिव। अब RH प्लस वाले को एक इसकी भी जांच होती है ब्लड ग्रुप के साथ, RH फैक्टर भी जांच किया जाता है। RH प्लस वाले को RH प्लस वाले का ही ब्लड दिया जाएगा, वाले का ब्लड दिया जाएगा। क्लियर भाई? वाले का ब्लड। अगर हम ऐसा नहीं करते और ऐसा कर दिया, RH प्लस वाले ने RH माइनस वाले को रक्त दे दिया, ब्लड दे दिया, तो क्या हो जाएगा? पहली बार तो कोई दिक्कत नहीं, कम मात्रा होने की वजह से। दूसरी बार ब्लड देने पर डेथ हो जाएगी। किसकी? RH प्लस वाले की, RH माइनस वाले की? इस RH माइनस वाले की डेथ हो जाएगी। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, O प्लस या माइनस, तो याद रखिएगा उसको RH फैक्टर भी जांच किया जाएगा, तो O माइनस का ब्लड दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हो किसी का ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता, तो सर्वदाता कौन सा है? O। लेकिन यह भी याद रखना प्लस या माइनस, तो ये RH फैक्टर है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक है इसी में आपका एरिथ्रोब्लास्टिस, फिटेलिस। ये होता क्या है? मान लीजिए पिता RH प्लस और माता RH माइनस, तो याद रखिएगा जो संतान होगी, जो बेबी होगा,
पहली संतान हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अगली संतान जो होगी तो उसमें किसी भी बेबी की डिलीवरी से पहले बेबी की डेथ हो जाएगी। मैंने बोला है पिता RH प्लस माता RH माइनस है, तो कहते हैं ना शादी करने से पहले ये RH फैक्टर भी चेक करा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा RH प्लस RH माइनस, जब दूसरी जो संतान होगी या तो पहले डिलीवरी से पहले डेथ हो जाएगी या डिलीवरी के बाद डेथ हो जाएगी, इसे बोलते हैं ये वाला। क्लियर। अब देखिए भाई, एक बहुत जो किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, इससे आगे मैं आपका वो लिख रहा हूं, संभावित ब्लड ग्रुप। मान लीजिए यहां पर माता पिता, माता का ब्लड ग्रुप, यहां पर पिता का ब्लड ग्रुप BG, और बच्चे में संभावित, बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप। तो अब देख लीजिएगा भाई किसमें, बच्चे में कौन सा संभावित ब्लड ग्रुप हो सकता है। मान लीजिए माता यहां पर O और पिता भी आपका O ही है, तो बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप O। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं इनको याद करने का। 100% पेपर में सवाल पूछा जाता है, SSC CGL CPO जो भी बड़े एग्जाम होते हैं, PCS, सब में ये सवाल पूछा जाता है। ये आपको ऐसे रटने से नहीं होगा, ये केवल आपको समझने से होगा। देखिए भाई, पहले एक काम कर लीजिए, ये O वाले आप ये सारे ले लीजिए। अब यहां पर मैंने यहां O लिया है, तो यहां पर A लीजिए, यहां पर B लीजिए और यहां पर A भी लीजिए। अब इनके ब्लड ग्रुप लिख लीजिएगा। अब इसके सामने O है तो O, अगर माता में O पिता में A, तो क्या हो सकता है, संभावित, संभावित होगा आपका OA, या तो O होगा या A होगा। अब नीचे वाला OB है तो OB, अब इसके बाद OAB है, तो यहां पर आपको याद रखना है या तो A होगा या B होगा। इट्स क्लियर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये चीज, अगर आपने एक बार मैंने कहा है ब्लड, देखिए ये तो हो गए आपके 4 ब्लड ग्रुप। मान लीजिए माता में O है और पिता में ये है, तो बच्चे में जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकता है वो इस प्रकार हो सकता है, O वाला O या A, O B A B। क्लियर। अब अगला ब्लड ग्रुप O के बाद ये यहां तक, ये पहला पोर्शन, इसके बाद A A A, 4 बार लिख लीजिए। यहां पर लिखोगे O, यहां पर लिखोगे A, यहां पर लिखोगे B और यहां पर लिखोगे AB। अब आपको क्या करना है, A O है तो क्या होगा, A या O कोई सा भी। A है तो यहां पर भी आपका यही होगा। इसके बाद यहां A B है, तो याद रखिएगा यहां पर बेबी में चारों के चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। वो पूछेगा चारों ब्लड ग्रुप किसमें हो सकते हैं, यदि माता A और पिता B है ब्लड ग्रुप, तो बच्चे में संभावित पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, A B AB और O। क्लियर भाई, ये याद रख लीजिएगा भाई, पहले बता रहा हूं मैं। अब इसके बाद एक बचा AB, तो यहां पर O हटा दीजिएगा, O नहीं होगा, बाकी तीनों हो सकते हैं, और वो है आपके A
बी और ए बी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आया तो एक बार फिर देख लीजिए। मैंने कहा ब्लड ग्रुप 4, उन 4 में से आपको इसी तरीके से याद रखना है। 2 ब्लड ग्रुप हो गए वहां पर। अब देखो भाई, एक इसके बाद मैंने ओ लिख दिया, यहां पर ए लिख दिया। अब लिखिएगा बी गुना ओ, बी गुना ए, बी गुना बी और बी गुना ए बी। ये 4 पॉइंट आपके ये हो, देख लीजिएगा। तो अगर B गुणा O है तो बच्चे में क्या हो सकता है? B भी हो सकता है और आपका O भी हो सकता है। यहां पर देखिए, यहां पर है BA, BA और यहां पर क्या है? ये फिर BA। यहां पर है आपका A B का चारों, तो यहां BA का क्या हो जाएगा? यहां पर भी चारों ही हो जाएंगे। मैंने कहा बहुत ध्यान के साथ, अगर यहां पर आपके बी वाले, ये ओ वाले, ये ए वाले, ये बी वाले और इनमें ओ ए सारे के सारे है। अब अगर बी गुना बी है तो जो बी गुना ओ का है, और जो आपका बी गुना ए बी है वो आपका ओ छोड़कर बाकी सारे ए बी ए बी। अब आखिरी ब्लड ग्रुप रह गया और वो है आपका कौन सा? ए बी गुना ओ, ए बी गुना ए बी गुना बी, ए बी गुना ए बी। अब ए बी गुना ओ है तो ए या बी, ए बी गुना ए है तो यहां पर देखिए मैंने बोला है ए बी गुना ए बी गुना ए, यहां पर ए बी, यहां पर हो गया ए बी गुना ए, तो जो इसका है वही इसका हो जाएगा। क्या होगा? ए बी ए बी। अब ए बी गुना बी, ए बी गुना बी, ए बी गुना बी, सेम यही, और ए बी गुना ए बी भी सेम यही। तो भाई आप लोगों के लिए क्लास में साइंस के लिए क्या आया था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर आपके ऊपर है करना। हम तो केवल यह है कि मेहनत कर सकते हैं। इन चीज के बारे में 100% आने वाला सवाल है, तो आप भी एक बार इनको टुकड़ों में बांट लीजिएगा। ये तब हो सकते हैं, वैसे नहीं होंगे ना। तो इसी तरीके से अगर आप इनको कर लोगे तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले इनको याद करना, फिर इनको याद करना, फिर इनको याद करना, फिर इनको याद करना। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर प्लीज, और अच्छे से एक लाइक का बटन तो बनता है, वो दबा लीजिए करे एक बार। एक लाइक तो हमारा बनता है। और आपसे सर भी और मैं भी बार बार एक ही बात कहते हैं, लाइक एंड शेयर। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करता हूँ। गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों।